हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं फ्रॉम मैथमा एकेडमी से, जिसका नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम डेट इज कॉल्ड JEE और MST CT के बारे में पूरा कॉन्सेप्चुअल से फिर से एक बार देखेंगे। JEE का पैटर्न्स और उसके टिप्स फॉर प्रिपरेशन वो हम लोग ने सेकेंड लास्ट वीडियो के अंदर पूरी तरह से एकदम परफेक्टली तरह से उसको देख चुके थे। जो स्टूडेंट JEE की तैयारी करेंगे नेक्स्ट ईयर की, वो हमारे टिप्स को जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम लोग ने मैथमेटिकल लॉजिक का जो चैप्टर था पार्ट 1 मैथ्स का पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग MST CT और JEE के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक के पिछले 4 साल के क्वेश्चन, जो MST CT के 4 साल के क्वेश्चन पेपर और JEE के प्रीवियस 2 साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर देखेंगे कि मैथमेटिकल लॉजिक का किस टाइप का क्वेश्चन हमारे ये एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछता है। ठीक है, तो स्टूडेंट JEE का तो हमारा पूरी तरह से पैटर्न और टिप्स देख चुके हैं, लेकिन MST CT का भी देखना बचा, वो भी आज हम लोग देखकर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो MST CT का स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पे MST CT जो है कि बहुत ही महाराष्ट्र एंट्रेंस एग्जाम कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का ये बहुत ही एकदम समझ लीजिए कि यह आपको इंजीनियरिंग में जाने के लिए ये भी एक एग्जाम देना मस्ट है। अभी स्टूडेंट ध्यान रखिए कि MST CT जो है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में जैसे JEE के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ पे जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये अलग लेवल का है। हम लोग ने JEE के अंदर जो देखे थे, पेपर 1 डेट इज कॉल्ड BE BTech, पेपर 2 डेट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, पेपर 3 डेट इज कॉल्ड बैचलर ऑफ प्लानिंग, ये देखे थे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखने का है कि ये पेपर 1 और यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है वो मैं आपको आज बताऊंगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 ये ध्यान दीजिए, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के जो बारे में बात कर रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे पेपर 1 दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, यहाँ पे पेपर 1 दैट इज कॉल्ड मैथ्स। मैथ्स मैं बोलूंगा, मैथमेटिक्स का मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, मैथ्स लिखूंगा। ओके, पेपर 2 स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के यहाँ दैट इज कॉल्ड पेपर 2। ओके, पेपर 3 दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी का जितना भी पार्ट्स दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी, जितना भी पार्ट्स आता है वो पेपर 3 के अंदर आता है। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए MST CT का जो क्वेश्चन पेपर रहता है ये आपको मैक्सिमम कितने पूछा, मैक्सिमम में डायरेक्टली आपको परफेक्ट बताता है स्टूडेंट्स 200 मार्क्स का पूछा जाता है। ओवरऑल कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स एक्सेप्ट, या तो एक्सेप्ट क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, या तो मैथ्स या फिर केमिस्ट्री, सॉरी या तो मैथ्स या तो बायोलॉजी, ये दो को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे तो एक्सेप्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे या तो आप PCM दीजिए, या तो PCM दीजिए या फिर PCB। मीन्स क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शनल में जाता है मैथ्स और यहाँ पे जो ऑप्शनल में क्या जाता है, एक बायोलॉजी जाता है। समझ में आया, यहाँ पे ऑप्शनल में एक मैथ्स जाता है, मैथ्स की जगह बायोलॉजी, या फिर आप एक स्टूडेंट चाहे तो वो दोनों भी दे सकता है, दोनों मीन्स पेपर। अब देखिए जो स्टूडेंट पे मैथ्स और PCM, PC मीन्स यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देते होंगे दैट इज क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको कि पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों देना पड़ेगा। लेकिन जो बायोलॉजी भी देना चाहता है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि अगर वो एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है, अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो बायोलॉजी नहीं दे सकता, दे सकता है। उसका इंटरेस्ट अगर बायोलॉजी में है, उसको लग रहा है कि मैं अच्छे से अगर यहाँ से स्कोर करके मैं अगर उसका जो फोकस है, अगर वो इंजीनियरिंग के बजाय वहाँ पे थोड़ा 50% उसका फोकस है कि मैं डॉक्टरी में जाऊँ, डेट इज कॉल्ड BMS में जाने का है, तो बायोलॉजी की तैयारी करके भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो मैथ्स भी दे सकता है, लेकिन जब भी वो मैथ्स और यहाँ पे बायोलॉजी देगा तो उसको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों देना पड़ेगा। समझ में आया? अभी देखिए 200 मार्क्स किसको बोल रहे हो स्टूडेंट, जब भी PCM आया दैट इज कॉल्ड 200 मार्क्स, या फिर PCB आया दैट इज कॉल्ड 200 मार्क्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फिजिक्स रहता है, जो फिजिक्स यहाँ पे रहता है, ये कितने क्वेश्चन का रहता है, ये दैट इज कॉल्ड 50 क्वेश्चन रहता है। केमिस्ट्री कितना क्वेश्चन रहता है? 50 क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने क्वेश्चन हुए। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री यहाँ कितने क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन रहते हैं। और ये मैथ्स के जो रहते हैं स्टूडेंट्स ये भी 50 ही क्वेश्चन रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिए यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है ये 1 मार्क्स रहता है। यहाँ पे जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन रहता है ये 1 मार्क्स रहता है, और केमिस्ट्री का भी जो क्वेश्चन रहता है ये भी 1 मार्क्स का ही रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिए ये जो 50 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं ये 2 मार्क्स, हर ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर मिस। और एक चीज और सबसे बेनिफिट MST CT के अंदर ये आपको कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप उसको गलत भी करेंगे तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप पहले से कुछ क्वेश्चन सही करके राइट करके आए हैं तो। देखिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ 50 क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। बायोलॉजी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया?
100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 100 यहाँ पे 50 हो गया और ये 50 मिस जब पीसीएम आप देंगे तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। समझ में आया? अभी देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 जो रहता है वो 90 मिनट्स का पूछा जाता है, डेट इज कॉल्ड 1.5 आवर्स। किसका क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर अपनी लैंग्वेज में बोला जाइए तो हमारा 1.5 घंटे का पूछा जाता है मैथ्स, दैट इज कॉल्ड पेपर 1। ओके, अब पेपर 2 जो रहता है ये भी 90 मिनट्स का पूछा जाता है। 90 मिनट्स मीन्स 1.5 आवर, मीन्स 1.5 घंटा, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं उसको 1.5 घंटा। आप स्टूडेंट ध्यान रखिए, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के कितने आवर्स का, 3 आवर्स का पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड 180 मिनट्स का पूछा जाता है। यहाँ पे एग्जाम में, एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है 180 मिनट्स का पेपर 1 और पेपर 2 पूछा जाता है। अभी देखिए, अगर आपने यहाँ पे पेपर 1 छोड़ दिया, आपको पसंद है पीसीबी, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपको पेपर 2 पेपर 3, तो यहाँ पे भी ये जो सेम 90 मिनट्स का पूछा जाता है, ये बायोलॉजी भी 90 मिनट्स का ही पूछा जाता है। यहाँ पे समझ में, बस यहाँ पे लिमिट्स का जो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन था, यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, लेकिन बायोलॉजी के अंदर हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। समझ में आया? अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसकी मार्किंग स्कीम तो आपको समझ में आ गई कि किसमें से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ स्टूडेंट, जो 2021 और 22 के जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स एमएसटी सिटी की, उनके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट उनके लिए ये है कि मैथ्स का जो 11 का सब्जेक्ट है, अभी देखिए 11 का सब्जेक्ट में 20 और 80 का पैटर्न यहाँ की बात करूंगा मैं, 20-80% की पैटर्न की बात करूंगा। 20-80% मींस स्टूडेंट्स कि जो 11 का सिलेबस है, 11 का जो भी साइंस का सिलेबस है, वहां से 20% का सिलेबस पूछा जाएगा एमएसटी सिटी के अंदर। 11 का जितना भी सिलेबस है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या फिर मैथ्स हो, अगर वो तीनों देना चाहता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो 11 के जो उसके सिलेबस है उसमें से 20% के मार्क्स पूछे जाएंगे एमएसटी सिटी के अंदर, और 80% स्टूडेंट्स उसको 12 के बेसिस पे पूछे जाएंगे। 12th मीन्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स जैसा हो गया, मैथ्स अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 80% का जो सिलेबस है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये हमारा 12 के बेसिस पे 80% पूछे जाते हैं। मीन्स स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, मैथ्स मीन्स यहाँ पे 50 क्वेश्चन, मीन्स 50 क्वेश्चन का अगर यहाँ पे पूछा जाए राउंड फिगर में, तो इसके 10 क्वेश्चन जो है वो 11 से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 11 से, और 40 क्वेश्चन कितने से पूछे जाएंगे, 12 से पूछे जाएंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे 10 क्वेश्चन 11 से पूछे जाएंगे मैथ्स के, और 40 क्वेश्चन 12 के सिलेबस से पूछे जाएगा। मीन्स क्या पता चला स्टूडेंट्स की, ये जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीन्स क्या पता चला आपको, 20 मार्क्स जो है वो 11 से पूछे जाएंगे और 80 मार्क्स जो है वो 12 से पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से लगाने का है कि जो 40 क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा हूँ 12th में, तो 12th में मैथ्स के अंदर अराउंड फिगर 20 चैप्टर्स है। क्या बोल रहा हूं मैं? अराउंड फिगर यहाँ पे 20 चैप्टर्स है, पूरा ओवरऑल मिला के आपको 17 to 20 चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं। अभी देखिए 20 चैप्टर जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, तो पूरा 20 चैप्टर जो अपना पूरा ओवरऑल जब मिलेगा 11th 12th मिला के यहाँ पे, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि हर सब्जेक्ट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन, मीन्स आपको हर सब्जेक्ट में, सॉरी यहाँ पे हर चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, हर चैप्टर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन एमएसटी सिटी के अंदर पूछा जाएगा। मीन्स क्या पता चला, हम लोग ने जो मैथमेटिकल लॉजिक का चैप्टर कंप्लीट किए, यहां से भी एमएसटी सिटी के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। समझ में आया? अभी मैथ्स का जैसा ही पैटर्न है, सेम पैटर्न केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी आने वाला है, सेम पैटर्न बायोलॉजी के अंदर भी आने वाला है। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, 2020 मीन्स 2020 का जो सिलेबस था एमएसटी सिटी के अंदर, उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मैथ्स के अंदर था कैलकुलस इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग, एक चैप्टर होगा, आपको मालूम होगा 12 का, इट्स द मोस्ट वेटेज चैप्टर ऑफ द मैथ्स। जो एमएसटी सिटी के अंदर सबसे ज्यादा मैथ के अंदर अगर कोई पूछा गया था तो वो कैलकुलस इंटीग्रेशन से पूछा गया था, 5 क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आया? फिजिक्स के अंदर आपको मालूम होगा, ओल्ड सिलेबस की मैं बात करूं, 2020 में लगभग ओल्ड सिलेबस था, ठीक है? तो फिजिक्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने सुना होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज चैप्टर नंबर 9। फिजिक्स का जो पार्ट है ये पूछा गया था सबसे ज्यादा, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सबसे ज्यादा में स्टूडेंट्स हुआ, तो वो 3 क्वेश्चन से ज्यादा ही पूछा गया होगा। केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट ध्यान रखिए, थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स, ये 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर से सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर पूछा गया, दैट इज कॉल्ड मोस्ट वेटेज चैप्टर। समझ में आया? ये एमएसटी सिटी की बात करो, जेडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। बायोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका एक चैप्टर है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोल के एक चैप्टर है, वो 2 चैप्टर से सबसे ज्यादा बायोलॉजी के जो मार्क्स है वहां से एमएसटी सिटी के चैप्टर के अंदर गेन्स होते हैं, ठीक है?
अभी यहां तक तो हो गया कॉन्सेप्ट, आपको ये भी समझ में आ गया। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये तीनों पेपर, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये तीनों में नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट अपने को यही मिलेगा स्टूडेंट कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो अपने को लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है, डायरेक्टली राइट करने का, आपको उसको डायरेक्टली टिक करने का है। अगर वो राइट होता है तो ठीक, नहीं होता तो हमको उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाला है। समझ में आया? लेकिन JEE के अंदर, दैट इज JEE के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप वहां पे MCQ टाइप में रॉन्ग करते हैं तो वहां पे 1/4, दैट इज कॉल्ड 25% आपका मार्क्स रिडक्शन होने वाला है। दैट इज कॉल्ड 25% मार्क्स आपका वहां पे रिडक्शन होने ही वाला है। समझ में आया? यहाँ पे अभी MST CT का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का आज के वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट, मेरे को ये टाइम पास करने के मन नहीं करता है, मैं इसलिए रिवीजन करने बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वो फॉर्मूले हमको फिर से एक बार रिवाइज करना, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया है, तो हम वो एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद जब वो रिवाइज हो जाएगा तो मैथमेटिकल लॉजिक का ही हम लोग JEE के अंदर पिछले प्रीवियस 2 साल के क्वेश्चन के पेपर के अंदर क्या पूछा है, जब हम रिवाइज करेंगे तो हमको समझ में आएगा। सेम MST CT के अंदर प्रीवियस 4 साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या पूछा है वो भी हमको समझ में आएगा। तो आप लोग इसी उम्मीद करता हूं ये जो MST CT का पैटर्न हो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं मैथमेटिकल लॉजिक का रिवाइज करा सकूं। स्टूडेंट ध्यान रखिए, अभी हमको जो मैं आपको MST CT के बारे में बताया, मैं एक बार फिर से देख लीजिए आप। पेपर 1 और पेपर 2, ओके, पेपर 1 और पेपर 2 या तो आप दीजिए, या फिर पेपर 2 या फिर पेपर 2 एंड पेपर 3, ये आपको देना ही है। स्टूडेंट्स से क्या पता चला आपको कि पेपर 2 दोनों के अंदर आता है, मीन्स आपको पेपर 2 मीन्स फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपको दोनों में ही देने का है। कोई भी MST CT का आप 2 पेपर सिलेक्ट करें, 2 पेपर तो आपको देना ही है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये 2 पेपर आपको देना ही है। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो बायोलॉजी दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखते हुए चलने का कि मैथ्स अगर दे रहे तो आपको एवरी क्वेश्चन आर गिवन 2 मार्क्स, मीन्स 50 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन कितने मार्क्स करेगा, 2 मार्क्स का। लेकिन बायोलॉजी के अंदर ऐसा कोई भी कंसेशन नहीं है, एवरी क्वेश्चन आर गिवन दी 1 मार्क्स, दैट इज 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मींस यहाँ पे भी सेम 20 और 80 का पैटर्न ही रहेगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों के अंदर सेम पैटर्न रहने वाले, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। और सेम आपको 90 मिनट्स आपको जो मैथ्स का मिलता था, देखिए पेपर 2, ये पेपर 2 अलग मिलके यहाँ पे आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं, और सेम पेपर 1 और पेपर 3 एक अलग कॉन्सेप्ट से आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। मींस क्या पता चला कि बायोलॉजी के लिए 90 मिनट्स अलग मिलने वाले हैं, अगर आप मैथ्स भी साथ में देते तो मैथ्स का 90 मिनट्स अलग मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आप इसका भी देते साथ में, तो आपको समझ में आया कि अभी देखिए इसका कि मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में सबको मिला के आपको 90 मिनट्स अलग मिलने वाले। मींस PCM और PCB आपको ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ आता है। तो समय उम्मीद करता हूं सर स्टूडेंट्स की ये पेपर पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिक की मैं बात करूंगा, थोड़ा सा प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जब हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर पढ़े थे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या पढ़े थे, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में पढ़े थे। अब उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस के बारे में आपको सब मालूम होगा। दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ये सब हम लोग दे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, ओके। सेंटेंस के बारे में आप देखिए, सेंटेंस से हमारा बना था स्टेटमेंट। सेंटेंस से क्या बना था, स्टेटमेंट। मींस क्या पता चला था कि स्टेटमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं। स्टेटमेंट हमारा हम लोग देखे थे कि स्टूडेंट्स 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन सा, PQR, यहाँ 3 टाइप के स्टेटमेंट्स हम लोग देख चुके थे, ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग जो JEE और MST CT के अंदर जिस टाइप का क्वेश्चन आया है वो हमको रिवाइज से डायरेक्टली पता चले कि यही फॉर्मूला हमको यूज होने वाला है। समझ में आया। अभी स्टेटमेंट जब हमारा बना था तो स्टेटमेंट से अब हम क्या देखे थे कि यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू भी बन रही थी, हमारी ट्रूथ वैल्यू बन रही थी। अब ट्रूथ वैल्यू जब आ रही थी स्टूडेंट तो ध्यान होगा आपको, ट्रूथ वैल्यू 2 टाइप के थे। मैंने आपको बताया था कि एक ट्रू रहेगा, एक फॉल्स रहेगा। मींस ट्रूथ वैल्यू या तो वो ट्रू रहेगी या तो वो फॉल्स रहेगा, 2 में से कोई एक रहने वाला है। अब स्टेटमेंट कौन सा था स्टूडेंट, जैसे मैं एक बात करूं अगर कि द सन इज राइज ऑन द वेस्ट, जैसे मैं एक बात करता हूं कि सूरज जो है पश्चिम की तरफ उगता है तो भाई स्टेटमेंट। लेकिन बोलेंगे क्या सर आप गलत बात बता रहे हैं, सूरज तो हमेशा पूरब की तरफ उगता है। हाँ भाई मैं मानता हूं पूरब की तरफ ही उगता है, लेकिन है तो एक स्टेटमेंट। अब जब वो स्टेटमेंट तो उसकी एक ट्रूथ वैल्यू आ गया, अब वो ट्रूथ वैल्यू कैसे रहेगी, फॉल्स रहेगी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, अगर आप नहीं पढ़े तो अभी स्टेटमेंट से यहां से जो रिवाइज कर रहे हैं हम लोग वो रिवाइज हो जाएगा। समझ में आया। सेंटेंस स्टेटमेंट, सेंटेंस से हमारा स्टेटमेंट बना और यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू। अब एक चीज हम लोग भी देखे थे, एक और चीज स्टूडेंट्स कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ये हम लोग एग्जांपल लिए थे, ओके। ही इज अ गुड बॉय का एग्जांपल लिए थे
कि वह एक अच्छा लड़का है। अब स्टूडेंट्स कैसे मालूम पड़ेगा कि वह अच्छा लड़का है? हो सकता है वो खराब भी हो, ऊपर से अच्छा दिखता हो, उसके कैरेक्टर अच्छे नहीं हो। तो ही जो बात कर रहा है वो ही सेकेंडरी फॉर्म के लिए बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है चीज का एक्चुअली में। तो ही जो है यहाँ पे किस चीज का, दैट इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से बात नहीं कर रहा है। और जब ये ओपन सेंटेंस है, दैट इज नॉट कॉल्ड अ स्टेटमेंट, तब वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। अगर वो स्टेटमेंट नहीं कहलाया तो ट्रूथ वैल्यू भी उसकी नहीं बनने वाली है। समझ में आया? यहाँ तक ये चीज हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग धीरे धीरे जब ये देखे तो हम लोग देखे तो ट्रूथ टेबल एक्सरसाइज 1.1 में हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो यही सब चीजों के बेसिस पे उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में आए थे। एक्सरसाइज 1.2 में क्या आए थे स्टूडेंट? ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पी क्यू, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले हम लोग स्टेटमेंट जो पढ़े थे यहाँ पे पी क्यू आर, 3 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े थे, लेकिन हम लोग कनेक्टिविटीज पढ़े थे। कनेक्टिविटीज क्या था स्टूडेंट्स की? एक कैप है, कैप जो है अगर ऐसा हुआ है और कैप अगर ऊपर की तरफ अगर खुला हुआ, दैट इज एक, ये पढ़े थे। एक स्टूडेंट्स एरो पढ़े, दैट इज कॉल्ड शो करता था, लेफ्ट टू राइट शो कर रहा था। एक एरो क्या पढ़े थे? जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ शो कर रहा था। अब ये ऊपर जो कैप अगर ऐसे खुला हुआ था, हम लोग इसको क्या पढ़े थे? एंड पढ़े थे। और क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स? इसको एंड पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? बट की साइड, मींस इसको हम लोग दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। ये अगर ऊपर की तरफ कैप खुला स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या पढ़े थे? और की साइन पढ़े थे। इसको अगर एक से लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर एरो दिखा रहा था तो हम लोग इसको क्या पढ़े थे? इफ एंड इफ ओनली पढ़े थे। इफ और देन पढ़े थे। ओके, इफ और देन। इसको क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स की? इफ एंड ओनली इफ पढ़े थे। इफ एंड ओनली इफ, इतनी चीज हम लोग पढ़े थे। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड निगेशन। ये हम लोग निगेशन के बारे में पढ़े थे स्टूडेंट, ध्यान होगा आपको। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल जब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में जाने से पहले हम लोग क्या देखे थे कि यही 5 चीज के बेसिस में आपको पढ़ना था कि ट्रूथ टेबल बनाना था आपको। और ट्रूथ टेबल के साथ साथ आपको, अब जब ट्रूथ टेबल हम लोग देखे थे तो स्टूडेंट ट्रूथ टेबल जब हम लोग देखे थे, यहाँ पे ट्रूथ टेबल आपको बनाना था। ठीक है, ट्रूथ टेबल कैसा बनाना था? एक यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया रहा होगा, उसके बीच में ऐसी कुछ ना कुछ कनेक्टिविटीज दी रही होंगी, वहां से आपको ट्रूथ टेबल बनाना था। अब ट्रूथ टेबल जैसे हमारा बना था तो हमारा पैटर्न बनाना था। क्या बनाना था? पैटर्न्स। अब पैटर्न हमारे पास कितने टाइप के थे? 3 टाइप के पैटर्न थे, याद होगा आपको। दैट इज फर्स्ट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ओके, फर्स्ट पैटर्न इज टोटोलॉजी। सेकेंड पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। सेकेंड पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, थर्ड पैटर्न हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे? दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी। ओके, यहाँ पे 3 पैटर्न हम लोग पढ़े थे, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिन्यूसी। स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखे थे कि टोटोलॉजी के अंदर जब क्या देखे थे कि पूरी तरह से अगर लास्ट कॉलम टी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज पूरी कॉलम जो लास्ट कॉलम है अगर पूरी तरह से पूरा कॉलम एफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्टिन्यूसी क्या देखे थे कि जो मिक्सअप आ रहा है, ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूसी। ये 3 चीज पढ़ चुके थे। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ पे, अब पी क्यू यहाँ पे जो मैं बात करूंगा, पी क्यू, पी एंड क्यू, यहाँ पे पी और क्यू। ओके, और क्या देखूंगा मैं यहाँ पे? अभी देखिए ये मैं चारों रब करता हूं पहले। स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे, P और Q, P कंडीशनल Q, P बाय कंडीशनल Q। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? एंड। और यहाँ पे मैं साइन फिर से लिख रहा हूं ये। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या पढ़े थे? P Q। यहाँ पे क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट रहेगा, ये भी हम लोग पढ़े थे कि जब 2 ही टाइप का स्टेटमेंट रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये भी लिखे थे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखे थे? अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा लिखते हुए चले थे। अब पी एंड क्यू की बात क्या किए थे हम लोग कि पी एंड क्यू में सिर्फ ट्रू 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 रहने वाला है, बाकी सब फॉल्स रहने वाले। देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स रहने वाले। ओके, यहां तक चीज पढ़ चुके थे। अभी पी और क्यू में क्या बात किए थे स्टूडेंट की फॉल्स 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 रहने वाला है, बाकी कहीं पे भी आपको अगर सिंगल टी दिखता है दैट इज कॉल्ड ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉल्स 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 हो जाएगा, बाकी सब ट्रू होने वाले। समझ में आया? बाकी सब ट्रू होने वाले। अभी देखिए पी कंडीशनल क्यू में क्या देखे थे हम लोग कि ट्रू फॉल्स सिर्फ फॉल्स होने वाले, बाकी सब ट्रू होने वाले। तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स होने वाला, बाकी सब ट्रू होने वाला। ये हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। ये हम लोग रिवाइज की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको एमएसटी सीटी और जेडब्ल्यू के अंदर हमारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले, ताकि हमको रिकॉल हो जाए ब्रेन में, हमको पूरी तरह से फिर से याद आ जाए कि हम मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर क्या पढ़े हैं। ठीक है, पी कंडीशनल क्यू के अंदर क्या देखे थे कि ट्रू 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 रहेगा और फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा, बाकी सब फॉल्स रहने वाले। इतना हम लोग पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर और क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे और ये पढ़े थे, टोटोलॉजी वगैरह सिस्टम पढ़े थे। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक चीज और पढ़े थे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर कि हमारा जो हम लोग इक्विवेलेंट कर रहे थे, इक्विवेलेंट क्या कर रहे थे कि ये इसके इक्वल ऐसा कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन वो ट्रूथ टेबल से पढ़ रहे थे। समझ में आया?
वो ट्रूथ टेबल से पढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज आगे बढ़ रहे थे, हम लोग ये भी देख रहे थे कि विदाउट ट्रूथ टेबल का प्रूफ करना था कि ये इक्वल है इसके, ये लेफ्ट और इक्वल है राइट के। ये चीज हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे थे, समझ में आया। अभी देखिए डुअल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, डुअल्स का कॉन्सेप्ट। डुअल्स के कॉन्सेप्ट में क्या देखे थे कि जब साइन जो रहेगी एंड का, एंड और का कॉन्सेप्ट सिर्फ रहेगा, एंड और का। जब भी डुअल्स आएगा तो एंड कैसे चेंज हो जाएगा, और हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, एंड हो जाएगा। समझ में आया। और टी क्या हो जाएगा, टी की जगह सी हो जाएगा, और सी की जगह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यही चार चीज का कॉन्सेप्ट डुअल्स के अंदर था कि मींस क्या, एंड अगर रहेगा तो और हो जाएगा, और रहेगा तो एंड हो जाएगा, टी रहा तो सी, टी दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी रहेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो टोटोलॉजी होगा। यही चार चीज दैट इज कॉल्ड डुअल्स। ये हमारे उम्मीद सिलेबस जो अभी फिलहाल महाराष्ट्र बोर्ड का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, इनके अंदर ये सिलेबस उम्मीद था, दैट इज कॉल्ड कैंसिल था। फिर भी हम लोग ये एक्सरसाइज जो है, ये डुअल्स का पॉइंट जो है 21, 22 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग निगेशन का पार्ट पढ़े थे। निगेशन का पार्ट यहाँ पे दो टाइप का कॉन्सेप्ट था। निगेशन एक सिंपल स्टेटमेंट था। सिंपल स्टेटमेंट मींस स्टूडेंट्स यहाँ पे ही इज गुड बॉय, फिर यहाँ पे बोलूंगा ही इज अ गुड बॉय। अगर इसका आपको बोल रहा है कि निगेशन यूज कीजिए तो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टेटमेंट। और सिंगल स्टेटमेंट अगर आपको यहाँ पे देता है तो आप डायरेक्टली निगेशन यूज कर सकते हैं, ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय। लेकिन स्टूडेंट जब यही स्टेटमेंट अगर डबल कंपाउंड स्टेटमेंट आता है तो वहां पे निगेशन का जो रूल होता है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये मैं भी आपको बताया हूं। ये मैं कैसे बताया स्टूडेंट्स, याद होगा कि निगेशन पी एंड क्यू अगर आया, मींस दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू के साथ आया तो वहां पे निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। उसके बाद क्या देखा था, निगेशन पी और क्यू अगर कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पे क्या हो गया था, निगेशन पी हो गया था एंड निगेशन क्यू, ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया था। याद होगा आपको। ये कब होगा, जब स्टेटमेंट जो है इंग्लिश में लिखा हुआ मींस इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन वो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। और क्या देखे थे हम लोग, निगेशन पी एंड क्यू, पी कंडीशनल क्यू रहा, पी कंडीशनल क्यू रहा तो क्या हो जाएगा, निगेशन पी, सॉरी पी एंड निगेशन क्यू हो जाएगा, पी एंड निगेशन क्यू। समझ में आया। बाय कंडीशनल रहा स्टूडेंट तो याद होगा आपको, निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू अगर रहा तो बाय कंडीशनल में आपको ये हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करने का है स्टूडेंट। ध्यान रखिए अभी हमारा जो पी बाय कंडीशनल क्यू निगेशन जब यहाँ पे यूज हुआ है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, जैसे ही हम लोग ये किसकी बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे जो स्टेटमेंट रहेगा, जो यहाँ पे स्टेटमेंट एक दिया वो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा तो वहां पे हमको निगेशन अगर निकालने बोल रहे कि द निगेशन यूज। अगर स्टूडेंट ध्यान रखिए कि एमएसटी सीटी और जेईई के अंदर एक कंफ्यूजन ये करता है आपको कि ये ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा कंपाउंड स्टेटमेंट और वो बोलेगा कि इक्विवेलेंस बोलेगा, लॉजिकल इक्विवेलेंस करो। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस में आपको दिमाग में रखने का कि ये कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब ये निगेशन का रूल अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट पे। समझ में आया। अभी देखिए पी बाय कंडीशनल क्यू पे जब निगेशन अप्लाई करेंगे तो पी एंड निगेशन क्यू हो जाएगा। और एक फॉर्मूला क्या देखे थे, और के साथ क्या देखे थे, पी एंड निगेशन क्यू हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला अक्सर आपको ये यूज करने मिलता है जब यहां पे आपको कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा, तभी ये फॉर्मूला स्टूडेंट देखने मिलता है। ये क्या मिलेगा, क्यू एंड निगेशन पी। ध्यान दीजिए पी बाय कंडीशनल क्यू जब यूज कर रहे हैं निगेशन के साथ तो पी एंड निगेशन क्यू और के साइन क्यू एंड निगेशन पी ये आप यूज करेंगे। ये ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला ये और ये चार फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए जब हम लोग निगेशन यूज करते हैं। सिंगल स्टेटमेंट रहा तो वहां पे डायरेक्टली निगेशन, अगर नॉट है तो नॉट हटा देंगे, नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे। ये हमको देखने को मिला है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो एंड और के साइन है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड के साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, और कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस। और ये आप लोग क्या और के साइन जब है स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं, डिसकंजंक्शन, डिसकंजंक्शन इसको ये बोलते हैं। उसके बाद जो इफ और देन की साइन है स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखिए, कभी कभार एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है। एक साइन दे दिया जाएगा आपको और पूछेगा कि व्हाट इज द रिफर द नेम, नेम आपको रिफर करना कि ये नेम क्या है। ये साइन को और क्या बोलते हैं, कंडीशनल बोलते हैं, कंडीशनल। और ये साइन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बाय कंडीशनल। ध्यान में रखिए ये क्या बोलते हैं, और बाय कंडीशनल बोलते हैं। ओके, अब ये निगेशन स्टूडेंट ध्यान में रखना, निगेशन क्या रहेगा कि अगर पी है और निगेशन इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी के यहाँ पे अगर निगेशन जो है, निगेशन टी है, टी के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। अगर निगेशन एफ के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का ही काम करता है, मींस अपोजिट का काम करता है। अगर निगेशन टी पे अप्लाई हुआ तो एफ बन जाएगा, एफ पे अप्लाई हुआ तो टी बन जाएगा। यहां तक हम लोग 1.2 के अंदर देख चुके थे। अब 1.3 में हम लोग डुअल्स का भी कॉन्सेप्ट देखे थे। अब 1.3 में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे थे स्टूडेंट, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड क्वांटिफायर।
क्वांटिफायर याद होगा आपको, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर ये किसके लिए था? फॉर ऑल, मतलब हर कॉन्सेप्ट के मींस आपको जो सबसेट के अंदर वैल्यू दी थी वो वैल्यू एग्जिस्ट अगर पूरे वैल्यू को एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हम लोग देखे थे। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या देखे थे स्टूडेंट कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वो क्वांटिफायर होता है जिसके अंदर सबसेट में जो एक वैल्यू दी है, कोई एक वैल्यू पे वहां पे वैल्यू वो सेटिस्फाइड कर जाए। सेटिस्फाइड कैसे? अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान में होगा कि ये क्वेश्चन के अंदर हम लोग कैसा देखे थे, सबसेट ऑफ ऐसा देखे थे कि ए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 7, ये देखे थे हम लोग, ठीक है। और एक यहाँ पे जो ए है, ये ए की एक वैल्यू दी थी, ध्यान होगा आपको, ए की वैल्यू क्या दी थी? 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ दिया था, ओके। अब यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू स्क्वायर करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन 7 होता है, दैट इज कॉल्ड, ये मींस ये वैल्यू क्या है? यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, कोई भी एक वैल्यू। अब कोई भी एक वैल्यू कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की साइन लगी हुई है। अगर ये यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर की साइन लगी होती तो यहाँ पे हर वैल्यू को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। एक भी वैल्यू अगर वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होता तो द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। यहां तक समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे हमारा 1.3 का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे इसके आगे क्या कर रहे थे हम लोग, ध्यान दीजिए, उसके आगे क्या कर रहे थे हम लोग। यहां तक हमारा ट्रूथ टेबल की तरह से जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था एंड और कंडीशनल बाय कंडीशनल का जो कॉन्सेप्ट था पूरी तरह से समझ में आ गया था। अभी स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारा विदाउट ट्रूथ टेबल का हमको जो फॉलो करने का है। विदाउट ट्रूथ टेबल का यहाँ पे मैं 9 फॉर्मूले आपको लिखाया था, डेट इज कॉल्ड 9 लॉ। पहला लॉ क्या था यहाँ पे? डेट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ बता चुका था मैं आपको। उसके बाद दूसरा लॉ क्या बताया था? एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे याद होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये जो 9 लॉ है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉ की जो मैं बात करूंगा, यहाँ पे पहला लॉ कौन सा था? दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ध्यान रखिए हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्या है यहाँ पे? कम्यूटेटिव लॉ, ओके। पहला लॉ ये है। अभी हम लोग 9 लॉ पहले एक साथ लिख लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा लॉ यहाँ पे क्या था? एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे हम लोग साथ में हम लोग करते हुए जा रहे थे, पूरा ध्यान होगा आपको। मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही 9 लॉ यहाँ पे लिख चुका था, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा लॉ क्या था स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, जो हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये लॉ यूज किए थे, ध्यान होगा। अभी स्टूडेंट मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये जो लॉ है ये आपको याद करने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये लॉ है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर JEE, दैट इज कॉल्ड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। मेंस के अंदर इसी के ऊपर सबसे ज्यादा 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इट इज द मोस्ट टिपिकल पार्ट ऑफ दिस मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर। ये सबसे ज्यादा टिपिकल पार्ट है मैथमेटिकल लॉजिकल चैप्टर का। ये 3 हो गए स्टूडेंट्स। अभी चौथा देखिए यहाँ पे, चौथा क्या था? यहाँ पे 3 तो हो गया। अभी चौथा हम लोग क्या देखे थे? डेट इज कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हम लोग देखे थे। अभी मैं एक साथ पूरा बताऊंगा स्टूडेंट, ध्यान रखिए यहाँ पे। डिमॉर्गन्स लॉ पांचवा क्या देखे थे यहाँ पे? डिमॉर्गन्स लॉ के बाद पांचवा हम लोग देखे थे, डेट इज कॉल्ड कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ देखे थे, ओके, कंडीशनल लॉ। छठा क्या देखे थे स्टूडेंट्स यहाँ पे? डेट इज कॉल्ड बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ, ओके। यहाँ पे छठा क्या देखे थे? बाय कंडीशनल लॉ। अभी स्टूडेंट्स हम लोग 3 रिमेनिंग रखते हैं, पहले ये एक एक करके देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग कि P और Q रहा अगर, या फिर P एंड Q रहा, ये दो में से कोई भी एक रहा, तो हम लोग क्या देखे थे ये कि P और Q रहा तो Q और P भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। यही हम लोग लॉ के अंदर देखे थे। कम्यूटेटिव दूसरा क्या देखे थे कि P एंड Q रहा, तो P एंड Q जब रहा तो ये क्या लिख सकते हैं? Q एंड P भी लिख सकते हैं, Q एंड P भी लिख सकते हैं। यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट था। एसोसिएटिव लॉ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। P एंड Q एंड R ये हमारा था, तो ये ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिए। उसके बाद दूसरा इसके अंदर क्या था? P और Q और R। अभी देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है, यही ब्रैकेट पूरी तरह से ओपन करने का है, P एंड Q के साथ आएगा, यहाँ पे एंड बाहर और बाहर निकल जाएगा, समझ में आया? यहाँ पे अभी दूसरे के अंदर देखिए P और Q के साथ आएगा और उसके बाद एक और जो है और R बाहर निकल जाएगा, समझ में आया? अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? P एंड Q और R था, ओके। और यहाँ पे क्या था? P और Q एंड R था, ये दो कॉन्सेप्ट था, समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी देखिए P एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइड लॉ। मल्टीप्लाइड लॉ भी इसको हम बोल सकते हैं। अभी देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे हो रहा था? P एंड Q हो रहा था और की साइन लग रहा था, फिर P एंड R हो रहा था। ये हमारा डेट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हम लोग इससे यूज करते, ये यूज कर रहे थे। अभी देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या था? P और Q, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा था? एंड की साइन हो रहा था, फिर P और R, यहाँ पे हमारा दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। स्टूडेंट्स ये जो लॉ है एक लॉजिक है, लॉजिक के तरीके से आपको याद करने का है, ठीक है। अब डिमॉर्गन्स लॉ क्या था स्टूडेंट्स? निगेशन P और Q पे अगर निगेशन यूज हो रहा है या निगेशन P एंड Q पे हो रहा है
तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जा रहा था, ध्यान होगा आपको कि हमारा फॉर्मूला कैसा बन रहा था, निगेशन के जब भी अप्लाई होगा तो और एंड बन जा रहा था, और एंड जो है और बन जा रहा था। याद है जरा कि जो एंड था वो और बन जा रहा था, और था जो एंड बन जा रहा था, जो एंड था वो और बना दे रहा था। समझ में आया। अभी कंडीशनल है क्या स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी कंडीशनल क्यू पे हम लोग क्या देखे थे कि निगेशन पी और क्यू बना दे रहा था। समझ में आया, यहाँ पे निगेशन पी और क्यू बना दे रहा था। बाय कंडीशनल क्या था कि पी बाय कंडीशनल क्यू जब यूज कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था, पी कंडीशनल क्यू था। ओके, क्या था यहाँ पे, पी कंडीशनल क्यू था। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे पी बाय कंडीशनल क्यू की यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम लोग ये कब यूज करेंगे, जब आपको विदाउट ट्रूथ टेबल का हमको कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने बोलेगा। पी कंडीशनल क्यू एंड उसके बाद क्यू कंडीशनल पी। अब यही हमको स्टेप से, जैसे ये पी कंडीशनल क्यू की जगह हम लोग क्या लिखे थे, ये सेम आपको इसमें भी लिखने का है। समझ में आया। यहाँ पे सातवां फॉर्मूला हम लोग क्या देखे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यहाँ पे दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोल सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर क्या देखे थे स्टूडेंट्स, निगेशन पी और पी की अगर बात कर रहे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था, ट्रू हो जा रहा था। समझ में आया। दूसरा क्या हो रहा था कि निगेशन पी अगर था और एंड के साथ अगर लग रहा था तो यहाँ पे क्या आ जा रहा था, एफ आ जा रहा था। समझ में आया कॉन्सेप्ट। जब भी और के साथ आ रहा था, निगेशन पी के साथ आ रहा था तो क्या बन गया, टी बन गया था, और जब भी एंड के साथ आ रहा था तो क्या बन जा रहा था, एफ बन जा रहा था। अब आठवां फॉर्मूला, इट इज अ मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला स्टूडेंट ध्यान रखिए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ आपको हर वो फॉर्मूले के अंदर, हर वो क्वेश्चन के अंदर आएगा जिसमें आपको विदाउट ट्रूथ टेबल के प्रूफ करने बोलेगा। ये फॉर्मूला आपको 100% चाहे एक ही फॉर्मूला मिलेगा, इसमें से मिलेगा ही आपको। ठीक है। आइडेंटिटी लॉ का कॉन्सेप्ट देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, पी और टी है होकर, पी और टी और पी और एफ है। ये ध्यान में रखिए, दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ बता रहा हूं। पी और टी अगर आता है यहाँ पे तो पी और टी में क्या रहेगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। समझ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और टी रहा तो ट्रू हो जाएगा, और पी और एफ रहा तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पी और एंड अगर टी आता है, पी एंड टी अगर आता है तो यहाँ पे देखिए, और के साथ अगर टी आ रहा था तो एंड के साथ यहाँ पे क्या आ रहा था, एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड के साथ पी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पी का और टी का ही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एंड एफ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। समझ में आया। ये हमारा आठवां फॉर्मूला था। नौवां फॉर्मूला स्टूडेंट ध्यान होगा आपको, नौवां फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको। इन्वोल्यूशन लॉ में क्या बताया था मैंने आपको कि निगेशन पी रहा तो निगेशन पी को क्या बता देगा, ये पी बना देगा। समझ में आया। या फिर निगेशन टी रहा तो क्या हो जाएगा, एफ बना देगा, या फिर निगेशन एफ रहा तो क्या बनाएगा, टी बनाएगा। ये 9 फॉर्मूला जो स्टूडेंट, फिर से एक बार वही बात बता रहा हूं मैं आपको कि ये 9 फॉर्मूला जो है इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड एमएसटी दैट इज कॉल्ड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एंड महाराष्ट्र कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। ये चीज के लिए आपको ये 9 फॉर्मूला इट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब ये एक्सरसाइज 1.4 तक स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। अभी एक्सरसाइज 1.5 का कुछ फॉर्मूला है वो हम लोग देखेंगे जो इस साल के सिलेबस में नहीं था, लेकिन मे बी आई होप कि वो नेक्स्ट ईयर के सिलेबस में रहे, और नहीं रहेगा तो कोई इशू नहीं, और रहेगा तो हमारे ये वीडियो के अंदर से आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसका भी फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वो टाइप के फॉर्मूले भी एग्जाम के, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट ध्यान रखिए, अभी हमारा एक्सरसाइज 1.5 में देखते हैं हम लोग क्या क्या हम यूज कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.5 में जैसे ही स्टूडेंट्स अंदर एंटर किए थे एक्सरसाइज 1.5 में, हम एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़े थे, डेट इज कॉल्ड सर्किट। सर्किट के बारे में हम स्टूडेंट पढ़े थे। अब वो सर्किट किस टाइप का था वो मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार। जो स्टूडेंट ने अभी वो वीडियोस को नहीं देखा है, वो वीडियोस को आज यहाँ पे रिवीजन के तौर पे देखेगा तो वो पूरा एक्सरसाइज उसको समझ में आ जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट यहीं से उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, हमको सर्किट, हमारे यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ था, ऐसे ही एक आपको मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ, ठीक है, एक सर्किट यहाँ पे दिया हुआ था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे, यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स की। यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपका एक सर्किट दिया हुआ था, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी और यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ था। समझ में आया। यहाँ पे एक बैटरी और एक लैंप लगा हुआ था। यहाँ पे S1 मान लीजिए, यहाँ पे S1, यहाँ पे S2 मान लीजिए, यहाँ पे S3 डैश मान लीजिए। ओके, समझ में आया। अभी देखिए, यहाँ पे करना क्या था आपको कि सबसे पहले एक सर्किट दी हुई थी, इसको आपको बोला गया था इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बनाइए, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्टली ये बोला गया था कि इसका इनपुट आउटपुट टेबल। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और समझ में आया यहाँ पे, इनपुट आउटपुट टेबल। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है ये, इनपुट आउटपुट टेबल, और दैट इज कॉल्ड स्विचिंग टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल और ये स्विचिंग टेबल बोथ आर सेम, ये दोनों सेम ही है। इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल्स बोथ और सेम।
समझ में आया यहाँ पे। मीन्स अगर इनपुट आउटपुट टेबल आपको समझ में आ गया तो स्विचिंग टेबल भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये दोनों का मीनिंग अलग अलग नहीं है, सेम ही है, लेकिन दोनों को नाम से अलग अलग बुलाया जाता है। इसको समझ में आया। अभी इसको क्या करना रहता है स्टूडेंट्स कि S1 को आपको कंसीडर करना रहता था, S2 को और S3 डैश को कंसीडर करना रहता था और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लाना रहता था। लेकिन ये कैसा लाना रहता था, ये आपको ध्यान में रखना था कि जो स्विच था वो स्विच अगर सीरीज में दिया रहता है तो सीरीज में जो कनेक्टिविटीज लगती थी यहाँ पे एंड की कनेक्टिविटीज लगती थी। समझ में आया, एंड की कनेक्टिविटी लेकिन अगर वो सीरीज दो स्विचेस है, अगर वो स्विचेस जो है एक दूसरे के पैरेलल में है तो पैरेलल में कौन सी कनेक्टिविटी लगती थी, और की कनेक्टिविटी। जैसे यहाँ पे S1, ध्यान दीजिए यहाँ पे S1 है, उसके बाद में S1 खत्म हो गया, अभी नीचे आ रहा हूँ, इसका मीन्स क्या पता चल रहा है कि पैरेलल में आ रहा हूँ, पैरेलल में आ रहा हूँ मीन्स और की साइड लगेगी। फिर यहाँ पे S2, अब S2 और S3 के बीच में जब मैं चलूंगा तो कैसा है, सीरीज में जा रहा हूँ, तो सीरीज में जाऊंगा एंड की साइड लगेगी और S3 डैश की लगेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे S1, S2, S3 का ही 6 स्विचेस टाइप के आ सकते हैं। S1 और S1 डैश, S2 और S2 डैश, S3 और S3 डैश ही आ सकता है और आपको स्विचेस में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। तो S1 को हमेशा आपको क्या कंसीडर करना है, P, S2 को क्या कंसीडर करना है, हमेशा Q कंसीडर करने का, और S3 अगर रहता है, S3 अगर रहता है तो S3 को क्या कंसीडर करना है, R करने का। बाकी जितना भी डैश रहेगा, अगर S1 के ऊपर डैश है तो P1 डैश, सॉरी यहाँ पे निगेशन P कंसीडर करेंगे। जैसे S1 डैश अगर आया तो यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, उसको निगेशन P कंसीडर करेंगे। और सेम इनपुट आउटपुट टेबल ही बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, जैसा हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते थे सेम वही कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, लेकिन इनपुट आउट टेबल में सिर्फ ट्रू की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और फॉल्स की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये ध्यान में रखना आपको, क्या रखने का है कि ट्रूथ टेबल जैसा हम लोग बनाते थे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, सेम इनपुट आउटपुट टेबल भी वैसा ही बनेगा, लेकिन ट्रू के जगह क्या आ जाएगा, ट्रू के रिप्लेस पे ट्रू को रिप्लेस करके 1 आ जाएगा और फॉल्स को रिप्लेस करके 0 आ जाएगा। समझ में आया। पहले सबसे पहले सर्किट का आपको सिंबॉलिक फॉर्म बनाना रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म बनाने के बाद आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना रहेगा। उसी के अंदर स्टूडेंट जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, वहां पे हमको बोलते हैं कि फाइंड दी स्विचिंग टेबल्स बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले जब फॉरवर्ड करेंगे तो वहां पे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, स्विचिंग सर्किट से सिंबल बनाना था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको सिंबल से स्विचिंग सर्किट बना रहेगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये तब कब समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समझ में आया। अभी देखिए स्विचिंग टेबल्स बनाएगा और वहां पे एक वर्ड्स और लाया था, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मींस वहां पे इंटरप्रेट, यहाँ पे एक चीज और आया था कॉन्सेप्ट, इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मींस स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको कि इंटरप्रेट मींस बताने का है कि लैंप जो है, लैंप, ये लैंप ऑन और ऑफ कब होगा। लैंप क्या बताने का है कि जो हमारा लैंप लगा हुआ है सर्किट के अंदर, ये ऑन और ऑफ कब होगा, ये बताना है आपको। तो ये कब बताएंगे स्टूडेंट कि इंटरप्रेट में सेम आप स्विचिंग टेबल जब बनाएंगे, आप ध्यान रखिए इंटरप्रेट जहां पे आएगा वहीं पे स्विचिंग टेबल से आएगा, इनपुट आउटपुट टेबल नहीं आएगा। स्विचिंग और इंटरप्रेट जब कॉन्सेप्ट साथ में आएगा तो इंटरप्रेट के अंदर आपको P का कॉलम और लास्ट कॉलम आपको देखना है। अगर लास्ट कॉलम पूरी तरह से 1 आता है तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, लैंप इज ऑन, हमेशा लैंप ऑन रहने वाला है। अगर लास्ट कॉलम में पूरी तरह से 0 आता है तो वहां पे आपको पूरी तरह से क्या लिखना है, लैंप इज परमानेंटली ऑफ, मींस आप लैंप हमेशा ऑफ ही रहने वाला है। ठीक है। लेकिन लास्ट कॉलम के अंदर 1 0 मींस मिक्सअप आता है, तो आप वहां से P का जो पहला कॉलम है उससे आप कंपैरिजन करेंगे, उससे आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। मींस उससे कंपेयर करने का आपको जितना बार 1 दिया उतना ही कॉन्सेप्ट के साथ लैंप ऑन ऑफ, मींस स्विच जब S1 ऑन रहेगा तभी लैंप ऑन रहेगा, जब S1 स्विच ऑफ रहेगा मींस क्लोज रहेगा, सॉरी लैंप जो स्विच की बात करूंगा तो S1 जब स्विच क्लोज रहेगा तभी लैंप ऑन रहेगा, S1 जो स्विच है वो जब ऑन रहे ओपन रहेगा तो लैंप वहां पे ऑफ रहेगा। समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब ये कॉन्सेप्ट जब हमको पूरी तरह से क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो हमारा मैथमेटिकल लॉजिक का जब हम लोग JEE या MST CT के अंदर जब वीडियोस के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चन में कैसे क्या है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए काम करने का है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए हमारा यहाँ पे जो कंप्लीट हो गया। अभी जब भी हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे तो हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का, मैं फिर से आपको वही बात बता रहा हूँ कि JEE का प्रीवियस 2 ईयर का क्वेश्चन और MST CT के प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन, जो भी मैथमेटिकल लॉजिक का जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग आज के कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट का हमारा फॉर्मूला जितना भी हम लोग आज रिवाइज किए स्टूडेंट्स, यही हमारा पूरा मैथमेटिकल लॉजिक का निचोड़ है। यही अगर हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का आज के जितने भी फॉर्मूला पढ़े, अगर बेसिक से आप अच्छे से ये देख लेंगे आज का वीडियो ही, तो मैथमेटिकल लॉजिक का पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरी तरह से हम यार जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ हम पूरी तरह से देखने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करने का है। और स्टूडेंट्स एमएसटी सीटी का जो मैं टिप्स अभी तक आपको बताया नहीं हूँ, सेम जेईई का ही टिप्स आपको दिया गया है, लेकिन इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है एमएसटी सीटी के अंदर, अगर आप एक बार 11th और 12th अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिए तो। क्योंकि यहाँ पे जेईई का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो सीबीएसई और एनसीईआरटी के बुक से ही मैक्सिमम पूछा जाता है, वो आईआईटी का लेवल का रहता है। लेकिन एमएसटी सीटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 11th और 12th के बेसिस पे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप 11th और 12th भी अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो वेल एंड गुड, उसमें आपको एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली आप एमएसटी सीटी के लिए 2 से 3 आवर्स, 2 से मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 101% मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूं आपको कि आपको 120 130 प्लस आराम से आने वाले हैं बिना कुछ पढ़े। इतना आपको 2 और 3 आवर्स आप बिना पढ़े 2 और 3 आवर्स ही पढ़ के आप दे सकते हैं, ज्यादा आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है आप। लेकिन जेईई का अगर आपको आईआईटी कॉलेज का अगर आपका ड्रीम है तो आईआईटी कॉलेज के ड्रीम के लिए आपको स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको मिनिमम की बात करूंगा, आपको 8 से 10 आवर्स 8 to 10 आवर्स आपको डेली पढ़ना है, ताकि आईआईटी कॉलेज में, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का मैं फिर से वही बात बोलने जा रहा हूं कि हर स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि वो भी एक आईआईटी कॉलेज में पढ़े, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को भी सेंड करो, ताकि वो भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप उनकी मदद कर सके। थैंक यू।